अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो का मकसद एलएलएम्स को लिंग्विस्ट और उन लोगों के लिए मुतारिफ करवाना है जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के प्रैक्टिशनर्स नहीं हैं। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स एआई आजकल हर एक की ज़बान पे इन चीज़ों का नाम है। इसको लिंग्विस्ट और नॉन कंप्यूटर साइंस वाले लोग अपनी आम जिंदगी में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने प्रोफेशंस में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मैं इसमें डिस्कस करूंगा। तो प्रेजेंटेशन प्लान ये है कि सबसे पहले हम समझेंगे कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स और क्या होते हैं, तो हम उनके स्ट्रक्चर समझेंगे कि व्हाट आर दे। और दूसरा ये है कि उन्हें किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, तो हम हाउ के जवाब भी देखेंगे। फिर उनमें डेटा सेट्स जो इस्तेमाल होते हैं उनकी बात करेंगे। और आखिर में एप्लीकेशंस फॉर लिंग्विस्ट बात करेंगे, जिसे जनरलाइज किया जा सकता है दूसरी फील्ड्स पे भी। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब भी बात हो रही है, पहले भी होती थी और पिछले 2-3 साल में बहुत ज़्यादा हो रही है, तो लोगों के उसमें दो तरह के रिस्पॉन्स आते हैं। कुछ लोग रिजेक्ट कर देते हैं बिल्कुल कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, ये चॉम्स्की ने कहा था कि हाई टेक प्लेजिज्म है, या इसको स्टोकेस्टिक पैरेट का भी नाम दिया जाता है। तो या तो बिल्कुल रिजेक्शन के ये हो ही नहीं सकता कि मशीन इंसानों से बेहतर काम कर ले या इंसानों की मदद कर सके, या इन मामलों को कंप्यूटर डील कर सकता है। दूसरे मुकाबले में उसके मुकाबले में दूसरी चीज़ यह है कि ब्लाइंड यूजेज के ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ आई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। मैंने चैट जीपीटी से ये सवाल पूछा है या डीप सीक से ये सवाल पूछा, उससे जवाब मिल गया, तो ये बस फाइनल जवाब है और इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। जबकि आज भी इन टूल्स की लिमिटेशंस एक्सपर्ट्स को पता है। हेलुसिनेशन एक बहुत बड़े लिमिटेशन है, वो लोगों को पता है कि हेलुसिनेशन में अब ऐसा भी जवाब जनरेट हो सकता है जो सही ना हो। तो मॉडरेट अप्रोच ये है कि इसे एक टूल समझा जाए और ये सीखा जाए कि हम एआई के जरिए किस तरह से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं प्रोफेशनल लाइफ के में, क्या नई चीज़ें बना सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। और दूसरी बात ये कि इसमें अगर कुछ खामियां मौजूद हैं तो हम उसे डिस्कवर करें और उसके रेक्टिफाई करने के लिए बात करें। तो इसीलिए डेटा सेट्स वाली जो बात होगी वो यही होगी कि हम किस तरह से अच्छे डेटा सेट्स बनाकर एआई को बेहतर बना सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के स्ट्रक्चर में कि व्हाट आर दीज थिंग्स। पहली बात के टर्मिनोलॉजीज देख लें। बहुत सारी टर्म्स इस्तेमाल होती हैं और अक्सर वो सिनोनिम के तौर पे इस्तेमाल होती हैं, लेकिन इनमें फ़र्क क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अम्ब्रेला टर्म है कि अगर कंप्यूटर्स और मशीन्स इंसानी जहानत जैसा कोई काम करना चाहती हैं या काम कर रही हैं, तो वो काम किस तरह से करवाना है, किस तरह से उनके लिए प्रोग्रामिंग करनी है, वो सारे काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंडर में आते हैं। उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई तरीके थे। शुरू में बहुत ज़्यादा काम रूल बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुआ कि हम रूल्स लिखते थे, रूल्स के ज़रिए उसे इन्फेरेंस करते हैं। जब मशीन ट्रांसलेशन पे काम हुआ तो हम कंप्यूटेशनल ग्रामर लिखते थे और फिर उन ग्रामर के ज़रिए सेंटेंस पार्स होता था और फिर ट्रांसलेशन होती थी। लेकिन अब नया दौर मशीन लर्निंग का दौर है कि हम रूल्स ना लिखें, हम ग्रामर ना लिखें, बल्कि कंप्यूटर को इनपुट और आउटपुट बता दें और उसके हिसाब से कंप्यूटर प्रोग्राम्स लर्न कर लें कि इस तरह के इनपुट पे इस तरह का आउटपुट देना है। तो ये मशीन लर्निंग है कि हमें इंटरनल वर्किंग बहुत ज़्यादा नहीं बतानी होती कि किस तरह से पार्सिंग करो, किस तरह से मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस करना है, बल्कि हम इनपुट और आउटपुट बता रहे होते हैं। और ज़्यादातर
काम वो खुद कर रहा होता है, उसके लिए वो मशीन लर्निंग करता है। मशीन लर्निंग के कई एल्गोरिथम्स हैं, कई तरीके हैं। उनमें से एक तरीका न्यूरल नेटवर्क्स है, और न्यूरल नेटवर्क्स की एडवांस फॉर्म डीप लर्निंग है। तो डीप लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क्स के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट करने की कोशिश की जाती है और ह्यूमन लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग की जाती है। और डीप लर्निंग के स्पेशल एक ब्रांच है, उसकी स्पेशल एप्लीकेशंस है जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स कहलाते हैं। जो चैट जीपीटी, डीप सीक, बर्ट वगैरह जो मशहूर नाम है, ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं। तो ये इन चारों में डिफरेंस है जो कंप्यूटर साइंस में की फील्ड में रखा जाता है। नॉर्मली मीडिया में ये बात नहीं रखी जाती आजकल, खासतौर पे कि एलएलएम्स और ट्रांसफॉर्मर्स बेस्ड सॉल्यूशंस को एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है, जो जबकि वो एक इस एआई का एक सबसेट है। एआई उसके अलावा बहुत कुछ है। यानी अभी पिछले 3-4 साल में जो विजन में भी, वीडियो क्रिएशन, इमेज क्रिएशन में भी और लैंग्वेज प्रोसेसिंग में भी जो रेवोल्यूशंस आए हैं, जो बहुत तेज़ी से तरक्की हुई है, उसको कहा जाता है कि एआई इंट्रोड्यूस इस वक्त हुई है। जबकि एआई 50s से चलती आ रही है और उसके कई तरीके हैं काम करने से, जिनमें से एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं। तो ये तो टर्मिनोलॉजी हो गई कि किस टर्म का मतलब क्या है। अब आगे अगर चलें तो जो नेक्स्ट चीज़ है, आगे हम चलें तो पहला स्टेप समझने के लिए वो ये है कि हमें वर्ड्स को रिप्रेजेंट किस तरह से करना है। जब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स या मशीन लर्निंग वर्ड्स को और सेंटेंसेस को समझना चाहता है तो उसे रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाए। इसके भी बहुत सारे तरीके थे क्लासिकल नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है वो वर्ड एम्बेडिंग्स है। यानी वर्ड्स को वेक्टर्स में या ग्रुप ऑफ करेक्ट और ग्रुप ऑफ नंबर्स में रिप्रेजेंट कर दिया जाए। जैसे कैट लिखा हुआ है, वो से इन 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर से रिप्रेजेंट कर दिया। किटन है, उन्हें 6, इससे मुख्तलिफ कोई 6 नंबर है उनसे रिप्रेजेंट कर दिया। डॉग को 6 नंबर से रिप्रेजेंट हुआ, लेकिन वो नंबर डिफरेंट है। ये नंबर्स भी मशीन लर्न करती है। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये नंबर्स लर्न किए जाते हैं, और इस तरह से लर्न किए जाते हैं कि सेमेंटिकली सिमिलर वर्ड्स के वेक्टर्स एक जैसे होते हैं। तो कैट और किटन ग्राफ, अगर हम उसकी 2D ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो वो करीब होंगे। डॉग उनके मुकाबले में दूर है, लेकिन ये जो एनिमल हैं तीनों, इनके मुकाबले में हाउसेस बहुत ज़्यादा दूर हैं। इसी तरह से मैन वुमेन, किंग क्वीन, मैन वुमेन करीब हैं और किंग क्वीन करीब हैं। और इनमें एक रिलेशन भी है कि मैन और वुमेन, जिस तरह से पहले मैन आया है उससे ऊपर थोड़ा सा वुमेन है, उसी तरह किंग और क्वीन में भी वैसा ही रिलेशन है। और इस वजह से हम इन पे बाज़ दफ़ा मैथमेटिक्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वर्ड्स को इन द फॉर्म ऑफ नंबर वेक्टर्स रिप्रेजेंट कर दिया। वेक्टर्स होते ही नंबर है। और दूसरी बात यह कि ये वेक्टर्स इस तरह के हैं कि एक जैसे कॉन्सेप्ट्स के वेक्टर्स सिमिलर हैं, और वो स्पेस में, ग्राफिकल स्पेस में एक दूसरे से करीब होते हैं। इसका हमें फ़ायदा भी होता है कि फॉर एग्जांपल हमें एक चीज़ कैट के बारे में पता है, तो वही बात हम किटन के बारे में भी एक्सटेंड कर सकते हैं। मैं सर्च कर रहा हूँ कैट, लेकिन कैट के साथ उससे मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट किटन है, तो उस सर्च रिजल्ट्स में किटन भी शामिल हो जाएगा। और इसका नुकसान भी होता है हेलुसिनेशन का, कि अगर मैं ये पूछूं कि बिल्ली के बच्चे को क्या कहते हैं और उसकी वोकेबलरी में वर्ड किटन नहीं है, तो वो हो सकता है वो जवाब में मुझे कैट ही ला दे। और अगर कैट और किटन दोनों ही उसकी वोकेबलरी में नहीं है फॉर एग्जांपल, तो वो हो सकता है नियरेस्ट वन उसे डॉग मिले, वो लेके आ जाए। तो हेलुसिनेशन की एक वजह ये भी होती है कि वोकेबलरी में वो वर्ड नहीं होता उसका, और वेक्टर एक जनरेट हो जाता है। तो जो नियरेस्ट वेक्टर होता है, नियरेस्ट वर्ड होता है वोकेबलरी वाला, वो आंसर एज आंसर दिया जाए, प्रेजेंट कर दिया जाता है। तो हेलुसिनेशन की बहुत सारी वजह में से एक वजह ये भी है। तो नम वर्ड्स को हमने वेक्टर्स में रिप्रेजेंट कर दिया। फिर इन वेक्टर्स की मदद से हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं और डिसीजंस ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक सेंटेंस है, द कैट सेट ऑन द मैट, और ये न्यूरल नेटवर्क की एक छोटी सी मिसाल है, और जिस पे ट्रांसफॉर्मर्स, जिसकी मदद से ट्रांसफॉर्मर्स बनते हैं। और ट्रांसफॉर्म लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स एक खास तरह के ट्रांसफॉर्मर्स हैं। तो अब इसमें हर वर्ड
आप देखें कि हर वर्ड से एरोज निकल रहे हैं और उसके आउटपुट पे जा रहे हैं, यानी हम हर वर्ड का दूसरे वर्ड से रिलेशन मालूम कर रहे हैं। अगर दूसरा वर्ड कैट है तो कैट में एक उसका अपना एरो आ रहा है, एक दा से एरो आ रहा है, एक सेट से एरो आ रहा है, एक ऑन से एरो आ रहा है। तो हर कैट के पास 6 एरोज होंगे, सेट के पास 6 एरोज होंगे, तो ये टोटल 6 6 36 आपके पास कनेक्शंस मौजूद हैं। अच्छा, इन कनेक्शंस पे कोई ना कोई वेट मौजूद होता है, यानी एक नंबर चाहिए। कि कैट की रिप्रेजेंटेशन हमने पीछे देखी थी। इस इन नंबर्स को इन वेट से मल्टीप्लाई किया जाएगा और जो रिजल्ट आएगा वो ऊपर पहुंच जाएगा। इसी तरह से सेट से जो आ रहा है, सेट की एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होगी, उसे इन नंबर्स एक नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा और जो रिजल्ट आएगा वो ऊपर पहुंच जाएगा, और फिर इन सारे नंबर्स को जो रिजल्ट्स हैं उन सबको भी जमा कर लेंगे। तो असल जो बात होती है मशीन लर्निंग में, न्यूरल नेटवर्क लर्निंग में, वो ये नंबर्स मालूम करना है। पहले ये होता है कि हम ये मालूम कर लें कि वर्ड्स की रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये भी न्यूरल नेटवर्क से किया जाता है। और फिर इन वर्ड्स को किन नंबर से मल्टीप्लाई करके हमें ये रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो वो नंबर्स खुद डिस्कवर किए जाते हैं मशीन लर्निंग से। वो पहले एक नंबर ट्राई करता है, वो अगर अच्छा नहीं चला होता तो उससे बेहतर नंबर ट्राई करता है, और कुछ आइट्रेशंस के बाद अब आप 1000 2000 5000 दफ़ा रिपीटिशंस के बाद हमें ऐसे नंबर्स मिल जाते हैं जो हमारा टास्क सही परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे अभी आपके पास 6 6 36 कनेक्शंस हैं, और 36 कनेक्शंस का मतलब हमें 36 नंबर्स मालूम करने हैं। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में जब हम बात करते हैं कि इसके 200 मिलियन पैरामीटर्स हैं, या इसके 5 बिलियन पैरामीटर्स हैं, या 400 बिलियन पैरामीटर्स हैं, तो वो इसी तरह के वेट्स होते हैं जो कैलकुलेट किए जाते हैं। और अगर हमारे पास अच्छे वेट्स आ जाएं तो वो टास्क परफॉर्म करने लगता है जिसके लिए उन्हें ट्रेनिंग की गई है। तो जब भी बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स की बात हो तो हम इस इन वेट्स को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अच्छा, दो तरह के हमारे पास सिस्टम्स होते हैं। पहला सिस्टम सिंपल वर्ड के बारे में बता रहा होता है कि मेरे पास E1 फर्स्ट वर्ड है, तो फर्स्ट वर्ड पे कैलकुलेशन हुई, रिजल्ट आ गया, उस रिजल्ट की बेस पे हम फैसला करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये नाउन है या प्रोनाउन है, ये लोकेशन है या पर्सन है, ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। तो किसी तरह का भी डिसीजन हम ले सकते हैं हर वर्ड लेवल पे। इनकोडर्स जो है वो वर्ड लेवल्स की बात कर रहा होता है। उसके मुकाबले में डिकोडर्स जो हैं वो नॉर्मली नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शंस के लिए इस्तेमाल होते हैं, कि हम अगला वर्ड प्रिडिक्ट करने के E1 की बेस पे हमने E2 को प्रिडिक्ट कर दिया, T2 प्रिडिक्ट कर दिया, E1 और E2 दोनों को मिला के हम T3 प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फिर E1 E2 E3 को मिला के हम T4 प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और इन सबको मिला के फिर हम TN प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शंस की बात होती है। और हमारे पास ये दोनों सिस्टम्स मौजूद हैं, तो पहले इनकोडर्स देख लेते हैं। इनकोडर्स में हम क्या क्या काम कर सकते हैं कि एक तो वर्ड एम्बेडिंग्स के वर्ड की, जो पहली स्लाइड में दिखाया था कि कैट की रिप्रेजेंटेशन क्या है वेक्टर्स में, डॉग की रिप्रेजेंटेशन क्या है, हाउस की रिप्रेजेंटेशन क्या है, वो हमें पता चल जाए। फिर इसकी मदद से पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग कर सकते हैं। द कैट सेट अगर लिखा हुआ है तो द आर्टिकल है, कैट नाउन है, सेट वर्ब है। नेम्ड एंटिटीज के इसमें ना, इसमें कौन पर्सन है, क्या लोकेशन क्या है, डेट क्या है वो। और इस तरह से ये पूरी एक लिस्ट है जो हम कर सकते हैं यूजिंग इनकोडर्स। इनकोडर्स बनते किस तरह से हैं ये अब एक दो स्लाइड्स बाद आएगा। इसके अलावा ये वर्ड बेस्ड टास्क थे। दूसरा, हम पूरे टेक्स्ट को भी एनालाइज कर सकते हैं, कि हमने पूरा टेक्स्ट लिख दिया, दे दिया कि फॉर एग्जाम्पल द दिस बुक इज गुड, अगर ये लिखा हुआ है तो ये इसका सेंटिमेंट क्या है, ये पॉजिटिव सेंटिमेंट है या नेगेटिव सेंटिमेंट है। आई एम हैप्पी, इसमें इमोशन क्या है, तो इसका मतलब है मैं हैप्पी हूँ, मैं खुश हूँ। ये सैड इमोशन नहीं है, ये हैप्पी इमोशन है। तो हम पूरे टेक्स्ट की बेस पर एक फैसला कर लें कि उसकी क्लास क्या है, ये स्पोर्ट्स न्यूज़ को बिलोंग करता है या हेल्थ को बिलोंग करता है। इसके बारे में सेंटिमेंट एनालिसिस क्या है, हम दो सेंटेंसेस दे दें और दो सेंटेंसेस में ये पूछ लें कि क्या ये एक दूसरे से सिमिलर हैं या सिमिलर नहीं है, क्या ये एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं या कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहे।
तो इस तरह के बहुत सारे काम हम एक टेक्स्ट दे के और उनके बारे में सिंगल डिसीजन ले सकते हैं। तो कुछ ऐसा काम ऐसा है कि हम उसके बारे में हर वर्ड के बारे में डिसीजन ले सकते हैं, जैसे पार्ट ऑफ स्पीच हर वर्ड का बता दें। एक ये है कि हम उसकी डोमेन क्लासिफाई कर रहे हैं, तो पूरा सेंटेंस दे दिया या पूरा टेक्स्ट दे दिया और उसकी डोमेन क्लासिफाई करने या उसकी सेंटिमेंट क्लासिफाई करके बता रहे हैं कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, जस्ट हमने इनकोडर्स की बात कर ली, अब ये जो डिकोडर्स हैं, जिसका ये सबसे मशहूर चीज जीपीटी, जो बाद में चैट जीपीटी बन गया, उसको देखते हैं। अच्छा, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की डेफिनेशन क्या है? इसमें बहुत कोई टेक्स्ट बुक डेफिनेशंस नहीं है। लैंग्वेज मॉडल्स क्या होते हैं? लैंग्वेज मॉडल्स होता है कि अगर हमें कुछ वर्ड्स दे दिए जाएं, एक कॉन्टेक्स्ट दे दिया जाए, और उस कॉन्टेक्स्ट में किसी वर्ड के अकर होने की प्रोबेबिलिटी हम मालूम कर सकें, या एक हमें सीक्वेंस ऑफ वर्ड दे दिया जाए, हम उस वर्ड पूरे सीक्वेंस की प्रोबेबिलिटी मालूम कर सकें, तो इसको टेक्निकल टर्म्स में लैंग्वेज मॉडलिंग कहा जाता था। उसी मॉडल्स को पहले हम स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग करते थे, अब उसको दूसरे तरीके से हम डील कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मर्स के थ्रू डील कर रहे हैं। तो लैंग्वेज मॉडल्स मौजूद हैं कि लैंग्वेज में नेक्स्ट वर्ड क्या है उसकी प्रोबेबिलिटी मालूम कर लें, या पूरे सीक्वेंस की प्रोबेबिलिटी मालूम कर लें। ज़्यादातर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आज तक जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शंस करते हैं। वही बात कि हमने E1, E2, E3, E4, ये सारे वर्ड्स देख लिए, EN-1 तक, और उनकी बेस पर हमने EN वर्ड प्रेडिक्ट कर दिया कि अगला वर्ड क्या होगा। मोस्टली। और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की तो एक जनरल डेफिनेशन है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स ऐसे मॉडल्स होते हैं जिसमें बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स हों। और क्योंकि इससे पहले जो सिस्टम्स हमारे बनते थे वो भी बास न्यूरल नेटवर्क बेस्ड होते थे, लेकिन उसमें हंड्रेड्स ऑफ पैरामीटर्स होते थे या ज़्यादा से ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ पैरामीटर्स होते थे। तो वो नहीं, जो वेट्स की मैं बात कर रहा था, तो बिलियंस ऑफ वेट्स या बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स हों, उनको हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स कहते हैं। और इनमें से ज़्यादा, तकरीबन सारे के सारे ही आजकल नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन वाले या डिकोडर्स हैं। अच्छा, अब क्या, बिलियंस में कुछ मॉडल्स ऐसे होते हैं, जैसे GPT-2 जो था वो 1 बिलियन का था, आज भी कुछ मॉडल्स हमें 3 बिलियन, 7 बिलियन के मौजूद होते हैं। और उसके मुकाबले में फिर हमें हमें 100 बिलियन के भी मॉडल्स मिलेंगे, 400+ बिलियंस मॉडल्स भी हैं, और ये ट्रिलियन को अप्रोच कर रहा है। यानी हो सकता है कुछ अरसे बाद, 6 महीने, साल भर बाद, हमारे पास 1 ट्रिलियन पैरामीटर्स या वेट्स वाले मॉडल्स भी हों। तो मॉडल जितना बड़ा होता है उसके बाद लर्निंग स्पेस उतनी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा लर्न कर सकता है। अच्छा, अक्सर आप लोगों ने ये भी देखा होगा, डीप सीक जो अभी पिछले 2-4 हफ्ते में बहुत मशहूर हुआ है। तो डीप सीक R1 खुद जो है वो 670 बिलियन पैरामीटर्स का है, लेकिन उसके डिस्टिल्ड वर्जन्स भी मौजूद हैं, और वो 1.5 बिलियन पैरामीटर्स के भी हैं और 3 बिलियन पैरामीटर्स के भी हैं। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो 600 बिलियन पैरामीटर्स वाला है उसकी कैपेबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि उसका आम लफ्ज़ों में कहें तो उसका दिमाग बड़ा है, वो ज़्यादा चीज़ें मेमोराइज कर सकता है, वो ज़्यादा रूल्स मेमोराइज कर सकता है। उसके मुकाबले में 1 बिलियन पैरामीटर्स वाला जो सिस्टम है, जो उसका डिस्टिल्ड वर्जन है, उसके पास इस लर्निंग स्पेस और रिप्रेजेंटेशन स्पेस कम थी, तो वो उसकी कैपेबिलिटी उसके मुकाबले में थोड़ी सी कम होगी। एक और कॉन्सेप्ट है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के साथ, वो उनकी कॉन्टेक्स्ट विंडो है। कॉन्टेक्स्ट विंडो के लिए, यानी हम कितने वर्ड्स की बेसिस पे फैसला कर रहे हैं, यानी एन जो है, यहाँ पे जो एन लिखा हुआ है दोनों तस्वीरों में, वो कितना है। हम जैसे अगर हम यहाँ पे आ जाएं, कैट सेट, यहाँ पे हमारी कॉन्टेक्स्ट विंडो 6 है, यानी हम 6 वर्ड्स को आपस में कंपेयर करके, यानी किसी भी वर्ड के लिए उसके नेबरिंग 5 और वर्ड्स का कॉन्टेक्स्ट मौजूद होता है। तो ये विंडो पूरी 6 वर्ड्स की है। तो जो मॉडर्न सिस्टम्स हैं, जीपीटी जब आया था तो वो स्टार्ट में 512 उसकी कॉन्टेक्स्ट विंडो थी, 512 वर्ड्स की बात कर रहे हैं। अच्छा, वर्ड्स भी मैं अभी एक सिंप्लीफिकेशन के लिए बात कर रहा हूँ, वर्ड्स और टोकन में माइनर से डिफरेंस होता है, जिसे हम थोड़ी देर के लिए स्किप कर रहे हैं। तो वो 512 वर्ड्स की बेस पे फैसला पे कैलकुलेशन करता था। फिर वो बढ़ते गए,
चैट जीपीटी 4 8000 वर्ड्स पे, बास सिस्टम्स ऐसे भी हैं जो 1000 और 2000 वर्ड विंडोज पे फैसला कर रहे हैं, तो ये इवन 2 लाख पर, उसके लिए वो स्पेशल तरीके कर रहे होते हैं। तो जितना बड़ा कॉन्टेक्स्ट होगा, आप कॉन्टेक्स्ट विंडो होगी, तो पूरे कॉन्टेक्स्ट की बेस पे हम फैसला कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मर्स आने से पहले कुछ जो सिस्टम्स होते थे जिन्हें रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क कहते थे, नॉर्मली वो पिछले वर्ड के बेस पे ज़्यादा, और पिछला वर्ड उससे पिछले वर्ड पे, और पिछला वर्ड उससे पिछले वर्ड पे डिपेंड कर रहा होता था। तो कॉन्टेक्स्ट विंडो कम होती थी, यानी उसे पिछले वर्ड का तो पूरा कॉन्टेक्स्ट मिल रहा होता था, उससे पिछले वर्ड्स, उससे पीछे वाले जो वर्ड्स होते थे उनका कॉन्टेक्स्ट नहीं मिल रहा होता था। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में जो का स्ट्रक्चर ही इस तरह से है, जो सेल्फ अटेंशन की वजह से ट्रांसफॉर्मर्स का स्ट्रक्चर ही इस तरह से है कि हमें एक वर्ड के बारे में जब कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं तो हमें पूरी कॉन्टेक्स्ट विंडो के टोकन्स के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, और पूरे कॉन्टेक्स्ट की बेस पे हम फैसला कर रहे होते हैं। लास्ट इज क्वांटाइजेशन। जिस तरह से मैंने अभी कहा, डिस्टिल्ड वर्जन्स होते हैं, डीप सीक एक 670 बिलियन पैरामीटर्स वाला भी है, और उसके डिस्टिल्ड वर्जन 1.5 बिलियन, 3 बिलियन पैरामीटर्स वाले भी मौजूद हैं। तो उसको एक तो इस तरीके से हम रिड्यूस कर सकते हैं, साइज ऑफ एलएलएम। दूसरा तरीका रिड्यूस करने का होता है एलएलएम के साइज पे, क्वांटाइजेशन। और साइज क्यों रिड्यूस करते हैं? जाहिर है, आपको कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो कंप्यूटर में मेमोरी चाहिए। ट्रांसफॉर्मर्स और एलएलएम्स इस वक्त कामयाब इसीलिए हुए कि वो ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स यूज करते हैं, जिसे जीपीयूज कहते हैं। और वो एक वक्त में बहुत सारा कैलकुलेशन, पैरेलल बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस कर सकते हैं। फिर आजकल रैम, अगर 20 साल पहले के मुकाबले में देखा जाए तो हमारे पास रैम बहुत ज़्यादा मौजूद होती है, तो 8 GB या 16 GB आम कंप्यूटर्स में मौजूद होती है। अच्छे कंप्यूटर्स में आप 64 GB रैम भी रख सकते हैं। तो रैम ज़्यादा होना, जीपीयूज में रैम ज़्यादा होना, और जीपीयू में कैलकुलेशन पावर ज़्यादा होने की वजह से हम इतने बिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस कर सकते हैं विद इन सेकेंड। तो लेकिन अक्सर ये होता है कि हमारे पास फिर भी उतनी कैपेसिटी नहीं हो सकती कि हम 400 बिलियन पैरामीटर वाला सिस्टम या 70 बिलियन पैरामीटर वाला सिस्टम एक आम से जीपीयू पर या आम से लैपटॉप पे चला सकें। तो उसके लिए डिस्टिलेशन एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन होता है क्वांटाइजेशन का, कि नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है बिट्स में। तो जितने भी वेट्स या पैरामीटर्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो बिट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम उसे 32 बिट्स या 16 बिट्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या हम उसे कम करके 8 बिट में रिप्रेजेंट कर दें, क्या हम इसे कम करके 4 बिट्स में रिप्रेजेंट कर दें, यानी उसकी रिप्रेजेंटेशन कम हो जाए। आम जबान में बात करें तो मेरे पास 4.3456 लिखा हुआ है। क्या मैं ये करूं कि इसमें 4.3456 अगर डेसिमल में लिखा हुआ है तो इसमें 5 डिजिट में इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब अगर मैं इसे सिर्फ 3 डिजिट में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो 4.34 लिखूंगा। 5 6 मैंने डिस्कार्ड कर दिया। तो मैंने उसकी एक्यूरेसी, प्रिसिशन थोड़ी सी कम कर दी, लेकिन 4.34 भी अच्छी रिप्रेजेंटेशन है 4.3456 की। तो इसमें भी हम ये करते हैं कि उसको 16 बिट में, 32 बिट में रिप्रेजेंट करने के बजाय 16 बिट, 8 बिट या इवन 4 बिट में रिप्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं वर्ड्स में। तो उनकी प्रिसिशन थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन फिर भी गुजारा हो जाता है, और एक्यूरे और सिस्टम जो है ना वो एग्जैक्टली बड़े सिस्टम के बराबर तो नहीं, लेकिन उससे थोड़ा सा कम रिजल्ट दे रहा होता है। तो ये क्वांटाइजेशन है कि अक्सर हमें छोटे सिस्टम्स में, अगर जीपीयू कम पावर का हो या लैपटॉप पे इस्तेमाल करना हो या कंप्यूटर्स पे इस्तेमाल करना हो, तो हम उन बड़े सिस्टम्स की क्वांटाइज्ड फॉर्म को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट सेशन यहाँ पे मैं एंड करता हूँ, जिसमें लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया। सेकेंड सेशन में डिस्कस करेंगे कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को यूज़ किस तरह से किया जाता है